जितनी खुशी मेरे को किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करके नहीं मिलती ना, उससे ज़्यादा खुशी उस दिन मिलती है जब मैं फ्लैग वेव करने के लिए अपना इंडियन फ्लैग निकालता हूँ। पहले इस पर टिकट इशू हो जाएगी आपके एड्रेस के नाम पे और आपके घर पे फिर प्रॉपर एक लेटर जाएगा कि आपको टिकट इशू हुई है ओवर स्पीडिंग की या रॉन्ग पार्किंग की। तो हम ये सोच रहे हैं कि बॉर्डर एग्जिट करने से पहले ना फ्यूल इसका फुल करा लेंगे टैंक। अभी फिलहाल टेम्परेचर -2 हो रहा है भाई, बाहर का माहौल देख के लग नहीं रहा क्योंकि बाहर एकदम सनी वेदर है। मतलब ट्रैफिक रूल सोचो कितने अच्छे से, अब देखो आगे वाली ब्रेक मार रही है तो पीछे वाली भी पहली ब्रेक मार ले रही है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक्सट्रीम जाम है, यहाँ पर भी मैं यहीं रोक लूंगा इसीलिए। 20,600 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 12,000 किलोमीटर। तो वाइपर चेंज कर देने चाहिए क्योंकि वाइपर चले हैं भाई, अच्छे वाले चले हैं वाइपर इसके। गाड़ी में निकाल लिया अपना भरता और राइस, इसका अपना लंच करते हैं। अच्छा है ऐसे बना के ले आते हैं ना, तो रास्ते में फिर हम लोगों को वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है भाई। यार सीरियसली ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। मतलब यूजुअली ये आपका शेंगन टू शेंगन में कुछ होता नहीं है, बट पहली बार देखा मैंने कोई फॉरेन में कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे करके सीधा आके बैग वैग सब कुछ खोल के आगे पीछे सारी चेन देखने लगा। और भी कुछ देखा था। बढ़िया बर्फबारी हुई है भाई कल पूरी रात इन गाड़ियों पे। थोड़ी बहुत बर्फ़ थी कल, बट आज देख रहे हो कैसे बर्फ़ की चादर एकदम ढकी हुई है। पूरी की पूरी गाड़ियाँ चाहे इधर खड़ी हों और फिर इसके ऊपर टायर्स रखे हैं, इनके ऊपर भी इवन रूफ्स पे देख रहे हो कितनी बर्फ़ है। ये वाली गाड़ी अभी अभी आई है, शायद हमारी गाड़ी पे भी चल के देखते हैं, इतनी चादर होनी चाहिए भाई। बाकी यहाँ पर अभी घी रख रखा है हम लोगों ने क्योंकि ये गला हुआ घी है और इसको अभी थोड़ा जमा रहे हैं ताकि बॉक्स में रखा जाए तो फिर पिघल के गिरे ना। अभी कैमरा इतना शेक कर रहा है भाई क्योंकि बड़े इनकम्फर्टेबल तरीके से मैं बैठा हुआ था। साथ ही साथ रूम हमारा ऐसा था, 4 सिंगल बेड थे, यहाँ पर 2 बंक बेड दे रखा था। वैसे हम लोगों ने सिर्फ 3 लोगों के लिए बुक किया था रूम, बट 6 लोगों की ऑक्यूपेंसी का रूम था। साथ ही साथ यहाँ पर अभी थोड़ी क्लीनिंग कर रहे हैं और हमारा ये अपना लंच पैक हो चुका है। इसमें भरता है जो कल रात को बनाया था, राइस हमने पैक कर लिए, इसमें बना के पैक क्या मतलब कुकर के अंदर ही हैं। और ये अपना सारा खाने पीने का सामान यहाँ पूरा क्लीन कर दिया है। जहाँ पर भी हम किचन यूज़ करते हैं पूरा का पूरा क्लीन करके उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे कोई छौंका लगा के खाना नहीं बनाता, सब लोग बहुत थोड़ा बहुत ही यूज़ करते हैं किचन। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम प्रॉपर खाना यहाँ पर लंच या फिर डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको क्लीन करके फिर उसके बाद निकलें। बाकी सारा सामान पैक हो चुका है और अपना ये बैग लेके आए थे हम सिर्फ ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बैग्स हम ऊपर कैरी करते नहीं हैं, क्योंकि डेली सारे बैग्स ऊपर लेके आना फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो पिछले 2-3 बार से ना हम सिर्फ अपना पिट्ठू बैग ऊपर लेके जा रहे हैं और अपना जो कपड़े वाला बैग है वो गाड़ी में, उसके अलावा खाने वाला बैग, बर्तन वर्तन जिसमें सारी चीज़ें, वो वाला बैग साथ में कैरी कर लेते हैं। चलो जी हम निकलते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा फ्रिज ले रखा था कि अगर कुछ लेना हो इसमें से तो सारा ये पेड बेसिस पे ले सकते हो, बट हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। ऐसा सा कुछ होटल था, इसके अंदर छोटे छोटे इन्होंने अपार्टमेंट साइज़ के, अपार्टमेंट तो नहीं कहूँगा, छोटे रूम बना रखे थे, बड़े रूम फैमिली साइज़ के विद किचन, जिसको ये अपार्टमेंट बोल रहे हैं, ऐसा कह सकते हो। इस होटल के लिए हम लोगों ने पे किए थे अराउंड 6600 इंडियन रुपीज़, जो कि ठीक था, बट सिटी के बाहर मिला था हमें। भाई स्वीडन बहुत एक्सपेंसिव है सीरियसली। इसको खोलने के लिए बड़ी मशक्क़त लगेगी। इस बटन को दबाओ फिर इसको नीचे रखे। नज़ारे भाई, नज़ारे नज़ारे नज़ारे, ये देखो भाई नज़ारे, बर्फ़ पड़ी है बढ़िया, एक नंबर भाई एक नंबर। ये देखो भाई बर्फ़ की चादर में नहाए खड़ी है हमारी महिंद्रा थार स्वीडन के एटमॉस्फेयर में। ब्यूटीफुल, बढ़िया बर्फ़ पड़ी है भाई। बट हमारी गाड़ी पे इतनी कम क्यों बर्फ़ है भाई एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स? बाकी गाड़ी वो तो भयंकर दिख रही है, हमारी गाड़ी ने इतनी बर्फ़ ली नहीं अपने ऊपर। देखो हो, मज़ा तब आता है जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड ना हो, हल्की ठंड हो और फिर बर्फ़ दिखे, जैसा कि अभी हो रहा है। सारा सामान लगभग सेट कर दिया है और ये बर्फ़ जो है अभी गाड़ी चलते चलते गिर जाएगी, बट एक बार मैं कोल्ड स्टार्ट कर दूँ, हटना एक बार, थोड़ी बहुत क्लिप्स वगैरह ले लेंगे, जब तक हम लोग बाकी का काम करेंगे तब तक कोल्ड स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। एक मिनट रख रहा हूँ भाई, सब रख रहा हूँ, एक एक करके सब रखूँगा। पहले कॉइल गर्म ठंडी करके इसको कोल्ड स्टार्ट कर दे, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक कोल्ड स्टार्ट रहेगी ना गाड़ी, उतना ज़्यादा सही है गाड़ी के लिए भी और हमारे लिए भी। ये देखो आप लोगों को दिखा दो जिन लोगों ने पहले की कोई वीडियो मिस की हो, ये वाला जो साइन है ना, ये है भाई कॉइल का। तो ये जब हल्की बहुत गर्म हो जाए, ठंडी हो जाए, गर्म हो जाए, ठंडी हो जाए, उसके बाद फिर इसका इग्निशन ऑन करना चाहिए। इसको बंद किया, फिर वापस से एक बार कॉइल गर्म करते हैं। ठंड हो रही है यार, बट इतनी ठंड नहीं हो रही यार वैसे बाहर का मौसम देख के ना। लास्ट टाइम
बंद, और इसके बाद सीधा एक्सीलेटर पे पैर रखो और इग्निशन ऑन। ये देखो भाई, आवाज़ देखो कैसी आवाज़ आ रही है। माइक में आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बट गु 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 करके एकदम से वाइब्रेट करता है इसका बोनट। अब थोड़ी देर तक इसको ऑन रखेंगे, 10-15 मिनट। तब तक हम लोग यहाँ पर अपना इंडियन फ्लैग वेव कर लेते हैं, क्योंकि जब से हम लोग स्वीडन में एंटर हुए हैं तब से हमने अपना इंडियन फ्लैग वेव नहीं किया। तो यहाँ पर अच्छा मौसम भी है, बढ़िया बर्फ़ जमी हुई है गाड़ी पे, और रास्ते में कहीं पर पार्किंग की जगह मिले ना मिले तो इससे अच्छा है यहीं पर ही अपना इंडियन फ्लैग वेव करते हैं। उसके बाद आगे निकलते हैं भाई आज हम नेक्स्ट कंट्री के लिए, जो कि होने वाली है नॉर्वे। सीरियसली भाई, जितनी खुशी मेरे को किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करके नहीं मिलती ना, उससे ज़्यादा खुशी उस दिन मिलती है जब मैं फ्लैग वेव करने के लिए अपना इंडियन फ्लैग निकालता हूँ। आज फाइनली भाई बर्फ़ में, वादियों में, इतनी सुंदर वादियों में जहाँ बर्फ़ पड़ी हो पूरी, अपने इंडिया का फ्लैग वेव करते हुए। तो भाई कंट्री नंबर 7 स्वीडन में भी आप लोगों का स्वागत है। इंडिया का फ्लैग यहाँ पर भी वेव कर दिया है। अब जितनी कंट्रीज अभी तक हम होते में आए हैं, हर जगह इंडिया का फ्लैग वेव किया है। ऐसे यहाँ से लेके मैं न्यूयॉर्क तक जाऊँगा, हर कंट्री में इंडिया का फ्लैग वेव करते हो, और न्यूयॉर्क में अपना फ्लैग वेव करेंगे और वहाँ पर ट्रिप खत्म करेंगे। बढ़िया बढ़िया रील्स एंड फोटोज़ ले लिए इंस्टाग्राम के लिए। इंस्टाग्राम आप लोग चेकआउट नहीं करते वैसे, बट जाके चेकआउट कर लो भाई, इस पर भी बहुत ज़्यादा है। इसको भी गिरा देते हैं, धीरे धीरे सारा हट जाएगा। और रही बात भाई, हाँ इंस्टाग्राम की बात कर रहा, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं करते हो भाई, जाओ फटाफट फॉलो करो यार। बढ़िया रील्स डालता हूँ वहाँ पे, स्टोरीज आती रहती हैं, लाइव भी आता रहता हूँ। तो जिसको डायरेक्टली बात करनी हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकता है। फिलहाल ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेकार हो रखी होगी, रीज़न बीइंग, एक मिनट, हाँ रीज़न बीइंग भाई लोगों को मैंने अपना कैमरा दे दिया, वो लोग शॉट्स ले रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो कोशिश करते हैं भाई जब तक ये लोग हैं तब तक तो फ़ायदा उठाया जाए। ठीक है, चलो जी निकलते हैं भाई। कम से कम 10-15 मिनट हो गया है इसको कोल्ड स्टार्ट हुए हुए, तो अब एकदम से पिकअप ले रही है गाड़ी। बोला और भी हम साफ़ करना, बढ़िया बर्फ़ जमी हुई है भाई, जहाँ जहाँ हाथ से हो सकता है ऐसे ही कर दो, अभी गल जाएगी। इस पर तो मैंने साफ़ कर दिया था ऐसे ही। नाइस, जम गई है क्या? ले भाई अंदर आ गई बर्फ़। अभी इसका अंदर थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा ना, तब बढ़िया हो जाएगा। ये गल जाएगी सारी, भी चलते भी गल जाएगी। देखो पानी ऊपर रेस के सामने आ रहा है विंडशील्ड पे। स्टॉकहोम सिटी जाने के लिए यहाँ से हम लेफ्ट होके हाईवे पे चढ़ गए थे। ऊपर जो आपको हाईवे दिख रहा है ना, यहाँ से लेफ्ट चले गए थे। बट आज हम लोगों को स्टॉकहोम्स नहीं जाना है, अभी हमें यू टर्न लेके, राइट से यू टर्न लेके इसी हाईवे पे चढ़ना है। बट आज हम लोगों को वेस्ट साइड ट्रैवल करना है, बेसिकली जो ऑस्लो है कैपिटल ऑफ नॉर्वे, उस तरफ। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप पे आप लोगों को दिख जाएगा कि हम लोग वेस्ट साइड ट्रैवल कर रहे हैं वर्ल्ड मैप के हिसाब से, क्योंकि जहाँ पर हम लोग स्टे कर रहे थे वहाँ से स्टॉकहोम्स मेन सिटी सेंटर जो है साउथ में था। अब अगर आप देखोगे जिस हाईवे पे हम चढ़े हैं तो ऑपोजिट लेन जो है ना सामने, वो जा रही है गाड़ियाँ अभी बेसिकली स्टॉकहोम सिटी, और हम लोग ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे ये सब बताने का सिर्फ एक रीज़न है कि आज हम लोगों को वापस उल्टा नहीं जाना पड़ रहा है कि हम सिटी जा रहे हैं और फिर वहाँ से, ये जब मैंने बुक किया था उसी टाइम पे लोकेशन ऐसे देखी थी कि जब हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे तो यहाँ से ओस्लो जाने के लिए हम लोगों को सीधा सीधा दूसरी साइड निकलना। और देख रहे हो जितनी बर्फ़ जमी हुई है सारी उड़ के आ रही है विंडशील्ड पे, जम गई है प्रॉपर। ये बहुत देर से पड़े धीरे धीरे गलेगी ये जब धूप पड़ेगी। अब मुझे लगता है कि पहले मुझे दूसरी गाड़ियाँ देख के लगता था कि इनके ऊपर ये बर्फ़ है, उड़ क्यों नहीं रही है। अब समझ आ गया भाई, जम जाती है और धीरे धीरे निकलती है। फिर ये देखो जितनी तेज़ चलाऊंगा उतनी तेज़ उड़ेगी। फिर ये सामने जो ब्लैक स्क्रीन सी लगी हुई है रोड के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वैसे तो ये स्पीड टेस्ट किया, क्योंकि इसके नीचे जैसे ना छोटा सा देखो कैमरा अटैच्ड, अगर आप लोग देख पाओ, ये देखो ठीक है। और ये स्क्रीन है, इसके ऊपर स्पीड भी लिखी रहती है कभी कभी कि स्पीड लिमिट क्या है, कभी कभी आपकी स्पीड भी बताएगा ये कि आपकी करंट स्पीड क्या है। तो मुझे लग रहा है टिकट वाला सिस्टम है कि टिकट जो चली जाती है ना घर पे, तो बेसिकली यहाँ पर यूरोप में क्या होता है, या फिर और यूएसए में भी होता है, कनाडा में भी होता है कि आप लोगों को रोक के कोई चालान नहीं काटेगा। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, आपके अकाउंट से, कुछ कंट्रीज में जैसे दुबई में ऐसा होता है, यूएई में, दुबई में खासकर ऐसा होता है कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपका जो भी चालान होगा। अगर नहीं होगा बैलेंस आपके अकाउंट में तो माइनस में चला जाएगा। उसके अलावा यूरोप में, खासकर यूरोप और यूके में ये है कि टिकट सिस्टम होता है, मतलब इस पर टिकट इशू हो जाएगी आपके एड्रेस के नाम पे, और आपके घर पे फिर प्रॉपर एक लेटर जाएगा कि आपको टिकट इशू हुई है ओवर स्पीडिंग की या रॉन्ग पार्किंग की या जिस भी चीज़ की। तो उस बेसिस पे फिर आप लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करके वो खत्म करना है, या फिर कोर्ट जाके अपना चालान पूरा सबमिट करना है। आपने देखा होगा क्लिप्स आती रहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिसमें कोर्ट में जाते हैं और बोलते हैं कि आपका चालान हुआ है ओवर स्पीडिंग को लेके। तो आप क्या कहना चाहोगे? मतलब बेसिकली आप वहाँ पर अगर कोई रीज़न देते हो कि हाँ मेडिकल रीज़न की वजह से या ये रीज़न की वजह से मैं था, उसके प्रॉपर प्रूफ के साथ प्रेजेंट करते हो तो शायद वो माफ़ हो जाए, वरना फिर आप लोगों को पे करना ही पड़ेगा।
भाई कजाकिस्तान में था ना जब मैं, फ्यूल स्टेशन ही नहीं थे भाई साहब, इतने लंबे लंबे स्ट्रेच पे भी 300 350 400 किलोमीटर तक कोई फ्यूल स्टेशन नहीं मिल रहा था। बट यहाँ पर हर 20 25 30 किलोमीटर पे एक फ्यूल स्टेशन तो मिल ही जा रहा है। बाकी अभी हमारी गाड़ी की रेंज जो है वो है 251 किलोमीटर। लास्ट टाइम मैंने फ्यूल अप कराया था एस्टोनिया में, बट वो अलग बात है कि एस्टोनिया से फिर हम फेरी से फिनलैंड गए, फिनलैंड से फिर फेरी से हम लोग स्टॉकहोम यहाँ पर आ गए स्वीडन। तो ज़्यादा गाड़ी चली नहीं है, बट फिर भी अभी 251 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। अब फ्यूल प्राइसेस की बात करूँ तो पूरे यूरोप में महंगा है, बट हर कंट्री टू कंट्री ये डिफर करता है। हम अभी स्वीडन में तो यहाँ पर 176 रुपीज़ के आसपास पर लीटर डीजल है, और अभी हम लोग जा रहे हैं नॉर्वे, तो नॉर्वे में 196 रुपीज़ पर लीटर है। तो सोच रहे हो मतलब सिर्फ 6 घंटे ट्रैवल के, नॉट इवन 6 आवर्स, अगर आप सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करोगे विद इन 2-3 किलोमीटर पे भी प्राइस चेंज हो जाएंगे। तो हम ये सोच रहे हैं कि बॉर्डर एग्जिट करने से पहले ना फ्यूल इसका फुल करा लेंगे टैंक। अभी फिलहाल टेम्परेचर -2 हो रहा है भाई, बाहर का माहौल देख के लग नहीं रहा, क्योंकि बाहर एकदम सनी वेदर है, ये देखो -2 डिग्रीज हो रहा है, तभी बर्फ़ गिर रही है। अभी छोटे छोटे पार्टिकल आ रहे थे ना जो। हाँ, तो मैं फ्यूल का बता रहा था, तो फ्यूल अप करा के एकदम टैंक फुल करा लेंगे यहीं पे 176, क्योंकि इसके बाद जर्मनी और फिर फ्रांस यहाँ सब जाएंगे, तो वहाँ तो भाई और महंगा होगा डीजल। तो यहाँ से जहाँ जहाँ एग्जिट करते जाएंगे वहाँ अपना टैंक फुल कराते चलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी ना, तो यहाँ की जो करेंसी है क्रोना, स्वीडिश क्रोना, तो स्वीडिश क्रोना हम लोगों ने $100 का एक्सचेंज कराया था। बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था हम लोगों को, तो उसमें से एक मैं छोटा नोट रख के अपने पास एज अ सुवेनियर, बाकी का फ्यूल अप करा लूँगा। उससे क्या होगा कि ज़्यादा करेंसी मेरे पास नहीं बचेगी, और वापस से अगर मैं उसको नॉर्वेजियन क्रोना बोलते हैं नॉर्वे की करेंसी का, तो वो कन्वर्ट कराऊंगा, फिर उसमें भी मेरा कन्वर्जन फीस कटेगी। तो इंडियन रुपीज़ से US डॉलर से फिर अपना क्रोना, स्वीडिश क्रोना, फिर यहाँ से नॉर्वेजियन क्रोना, तो बहुत ज़्यादा कट जाएगा। तो इससे अच्छा वाला स्पेंड कर दो यहीं पे। सामने नज़ारे देखो भाई, कंटिन्यूसली ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। राइट हैंड साइड पे भी बढ़िया है, सीधा भी बढ़िया है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी बढ़िया है। बट राइट हैंड साइड पे कहीं कहीं ना फील्ड्स आ रही हैं बहुत बड़ी बड़ी, एकदम मतलब खेत हैं, बड़े बड़े फार्म्स हैं, और उसके अंदर पूरी वाइट चादर है बर्फ़ की। बाकी बीच बीच में ऐसे ऐसे नज़ारे भी आ रहे हैं जिसमें ये सूखे एकदम पेड़ है, इसके ऊपर पड़ी हुई है बर्फ़। पीछे एक ट्रक वाला है, पौ पौ कर रहा है। मैं वीडियो बनाने के लिए राइट लेन में आ जाता हूँ कि आराम से चलाते चलाते बना लूँगा, बट कोई आराम से चलने नहीं देता इन रोड्स में। बाकी टेम्परेचर की बात करूँ तो -3 डिग्री सेल्सियस अभी हो रहा है बाहर का टेम्परेचर, और अभी तक जब तक हम लोग स्टॉकहोम में थे इतना नहीं था, मतलब -1 -2 था। इनफैक्ट जब मैं सुबह गाड़ी में बैठा था तो भी -1 -2 ही हो रहा था। और जब हम लोग एस्टोनिया या फिनलैंड में थे तो वहाँ पर भी इतना ज़्यादा गिरा नहीं था। दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, रात के टाइम पे तो -2 3 4 जा रहा था। अभी तक की जो एक्सट्रीम विंटर्स हमने देखी ना, वो चाइना में देखी भाई, जब -7 -10 -12 डिग्री जा रहा था। जिस दिन हम बॉर्डर के पास फंसे थे उस दिन में -10 12 था, जिसमें फील्स लाइक -20 जा रहा था। ठीक है, तो बट अब हम लोगों को ऐसे नहीं देखना, क्योंकि ये हमारी लास्ट कंट्री है। लास्ट कंट्री एज इन की लास्ट कंट्री वो है जिसमें हमको एक्सट्रीम विंटर्स देखनी है, नॉर्वे। इसके बाद हम लोग डेनमार्क जाएंगे, डेनमार्क में इतने ज़्यादा विंटर्स होगी नहीं। और जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे जर्मनी, बेसिकली थोड़ा सा साउथ साइड जाएंगे जैसे ही हम यूरोप में, फिर उसके बाद नॉर्मल विंटर शुरू हो जाएंगे 10 डिग्री 11-12 डिग्री, तो फिर आराम से एक्सप्लोर कर पाएंगे। गाड़ी चलाने का जो माइंडसेट है ना भाई, फॉरेन पीपल से सीखना चाहिए चीज़ें। देखो, पीछे से लेके एक गाड़ी भी ऐसी नहीं है जिसने एकदम चिपका के रखी हो। आगे तक देखो, सबकी गाड़ियों के बीच में कितना कितना डिस्टेंस है, और यही रीज़न है भाई कि जाम नहीं लगता है यहाँ पे ज़्यादा। मतलब ट्रैफिक रूल्स सोचो कितने अच्छे से। अब देखो, आगे वाली ब्रेक मार रही है तो पीछे वाली भी पहली ब्रेक मार ले रही है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक्सट्रीम जाम है, यहाँ पर भी मैं यहीं रोक लूँगा इसीलिए, और ज़्यादा कोई पीछे से टाटा भी नहीं करेगा। अभी इंडिया में अगर रेड लाइट पे ऐसे खड़ा हो ना कोई इंसान, और इतना सेव मैंने छोड़ रखा है और वो आगे चली जाए, इतनी देर में टू टू करना शुरू कर देगा सब। ठीक है, बट यहाँ नहीं होता। और ये यहाँ पर अभी जाम लगा हुआ है थोड़ा, यार पता नहीं क्या हो गया मेरी विंडशील्ड को, या तो वाइपर चेंज करना पड़ेगा शायद। इसका वाइपर देखता हूँ चेंज करना। और अभी तक मैंने इसकी सर्विस करा ली, बट एयर फिल्टर अभी तक नहीं चेंज किया। तो आज चल के या फिर अभी रास्ते में जहाँ पर अभी हम लंच करने के लिए रुकने वाले हैं, वहाँ पर इसका एयर फिल्टर भी चेंज कर दूँगा, और देखता हूँ वाइपर भी चेंज कर ही देते हैं इसका, क्योंकि नाना करते हुए कितना 20,600 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। ठीक है, लगभग आप कह सकते हो 12,000 किलोमीटर। तो वाइपर चेंज कर देने चाहिए, क्योंकि वाइपर चले हैं भाई, अच्छे वाले चले हैं वाइपर इसके। अब जाम पता नहीं यार किस चीज़ का है, समझ नहीं आ रहा है। देख रहे हो, या तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आके मर्ज हो रही हैं दो लाइन, राइट हैंड साइड वाली भी गाड़ियाँ इसी रोड पे ही आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली गाड़ियाँ भी इसी रोड पे ही आ रही हैं, शायद से ऐसा हो सकता है। बट यार उसके आगे भी गाड़ियाँ बड़ा स्लो चल रही हैं, क्योंकि आगे अभी हमें 1-1.5 किलोमीटर बाद राइट मुड़ना है, तो शायद से उस वजह से है जाम, क्योंकि सब लोग
उधर ही मुड़ना चाह रहे होंगे और लेन चेंज कर रहे होंगे, तो शायद से रीज़न हो सकता है। इतनी तीखी धूप है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। मतलब अभी मैंने ना गॉगल्स लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी चुभ रही है, ऐसा लग रहा है एकदम तीर मार रहा है कोई सामने से, ठीक है। और उसके बावजूद भी देखो बर्फ़ निकली है अभी तक ठीक से, देख रहे हो कि बाहर जो हवा चल रही है ना वो है ठंडी, हवा की वजह से बर्फ़ गल नहीं रही। अभी भी क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं। और नाना करते हम लोग कितना आ चुके हैं भाई, कितना बचा है यहाँ से ओस्लो? 325 बचा हुआ है। और हम जब निकले थे तो आई थिंक 500 था ना, लगभग 170-80 किलोमीटर आ चुके हैं, उसके बावजूद भी नहीं चला। हाँ -3 वो हवा की वजह से है, बट भाई अभी तक नहीं निकली बताओ बर्फ़। इसी वजह से भाई यहाँ पर देख रहे हो इतनी तेज़ धूप पड़ रही है, उसके बावजूद भी स्लश या कीचड़ नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हवा जो है ना ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। और फिर बर्फ़ गिरती है एक बार तो 15-15, 20-20 दिन, एक महीना पड़ी रहती है सेम वैसी। लोकेशन देखो भाई, लेफ्ट और राइट साइड पे ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। सूखी बंजर एकदम पहाड़, सूखे पेड़, उसके ऊपर वाइट एकदम बर्फ़ पड़ी हुई है। सुंदर भाई, अति सुंदर। यहीं सामने ही पेट्रोल स्टेशन आ रहा है, 1 किलोमीटर लिखा हुआ था देखो। वहाँ पर हम सोच रहे हैं कि रेडी टू ईट गर्म करने के लिए हमें सॉकेट भी मिल जाएगा अगर केटल लगाने का, तो फिर लंच कर लें यार हम। सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया हुआ है, सिर्फ चाय नाश्ता किया था सुबह बस। ये एक सिटी पड़ी है भाई बीच में, और यहाँ पर घर देखोगे ना आप, सारे के सारे हट स्टाइल घर हैं, जिसका रीज़न है भाई ये बर्फ़ की चादर। ये आप लोगों को दिखेगा ना कि नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, तो भाई इसकी थिकनेस देख लो ज़रा, इतनी मोटी चादर है बर्फ़ की। और यहाँ तो हल्की है, इसके ऊपर देखो यहाँ पर और ज़्यादा मोटी है। तो इनकी छतों पर भी सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है फ़िलहाल। लेफ्ट हैंड साइड पर भी घर ही घर हैं, देखो छोटी छोटी हट्स हैं, और यहाँ पर भी एकदम बर्फ़ की चादर है सबकी हट्स की रूफ पे। गाड़ियाँ भी सारी की सारी। कौन सी सिटी है, नाम है सिटी का कोई लिखा हुआ है? ये है भाई सैंडविकन करके, सैंडविकन सिटी है कोई, ये जो बीच में पड़ी है, और एब्रो और वेलेसन के थोड़ा सा आगे। चलो जी निकला जाए। अभी फ़िलहाल हम लोग कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पर यार पेट्रोल पंप पे तेल भरवा लेते हैं, बट खाना खाएंगे वादियों में, अपना बढ़िया इंडियन फूड, भरता और राइस खाएंगे जहाँ बर्फ़ के बीच में। ऊपर स्केटिंग हो रही है पेट्रोल पंप के ऊपर, देखो। अच्छा हाँ, वो स्कीइंग कर रहे हैं वैसे टायर वायर के उस पर। हाँ तो मैं ये सोचा था कि यहाँ पर ना अपना रेडी टू ईट गर्म कर लें और फिर लेके चलते हैं आगे। ये रहा कूप वाला, जो स्टोर कूप हम ढूंढ रहे थे। हाँ ये जो कूप है ना भाई, ये यहाँ पर चलता है जैसे नॉर्मल 7-11 करके स्टोर्स होते हैं। 7-11 तो नॉर्मल वैसे स्टोर्स हैं जहाँ पर आपको मंचिंग के लिए चीज़ें मिलेंगी, बट कूप है जहाँ पर आपको ग्रोसरी और बाकी सारा सामान मिल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग आए हैं भाई इस पेट्रोल स्टेशन पे, डीजल यहाँ पे फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद यहीं पर अपना रेडी टू ईट गर्म करते हैं और लेके चलेंगे। खाएंगे नहीं यहाँ पर, लेके चलेंगे आगे कहीं जहाँ पर पार्किंग स्पेस होगा बढ़िया बर्फ़ में, वहाँ पर बीच में गाड़ी लगाएंगे, फिर वहाँ अपना मील एंजॉय करेंगे। ये देखो भाई सामने आप बढ़िया मज़े कर रहे हैं लोग एक नंबर। यहाँ पर सब कुछ जमी हुई है ब्लैक आइस, ये है भाई ब्लैक आइस, इस पे खाती है गाड़ी एकदम स्किट। चलो जी डीजल डीजल डीजल, देखना डी लिखा है यहाँ पे। हाँ ये रहा डीजल, ये रहा भाई डीजल गाड़ी। अबे यहाँ पर प्राइस वगैरह बताता हूँ, वैसे इतना ही होगा, हमने वैसे डलवाया नहीं अभी। लास्ट टाइम हमने डलवाया था वहाँ कितना था, 150-140 कुछ था ना, 140 था भाई एस्टोनिया में, यहाँ पर 170-76 हो गया। ये देखो भाई डीजल प्राइस है यहाँ पे 17.84, यहाँ पर कॉमा को पॉइंट पढ़ते हैं तो लगभग 17.84 करोना पर लीटर, तो इंडियन रुपीज़ में ही हो गया लगभग 170 रुपये पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 9.5 है, 9.6 कर सकते हो, तो लगभग 170 रुपये के आसपास पर लीटर कॉस्ट है यहाँ पे डीजल की। अरे बड़ा टाइट हो रहा है यार, तो जम गया था पूरा, और बड़े दिनों से डलवाया भी नहीं है ना डीजल, और इतने अलग अलग टेम्परेचर में गई है गाड़ी। ये अंदर बोल के आना पड़ेगा क्या, देखो ज़रा। हाँ मुझे लग रहा है अंदर बोल के आना पड़ेगा। चलो इसको छोड़ते हैं, इसका नंबर 5 नंबर है, 5 नंबर पे डीजल। ठंड हो रही है भाई बढ़िया, और अंदर भीड़ ज़्यादा है, पता नहीं ये लोग अलाउ करेंगे नहीं करेंगे केटल लगाना। लेट्स सी।
5 number. Diesel on number 5. It's only you can pay with card outside. Card, right? Yeah. Yeah, outside only. Yeah. ओके ओके, चलो ये बोल रहे हैं बाहर ही कार्ड से आप पे कर सकते हो, तो यहीं पे कर देंगे। यहाँ पर तो कोई मशीन उन्होंने लगा नहीं रखी, ये एक बटन यहाँ पे ट्रक बना हुआ है, बट मैं इसको नहीं दबा रहा हूँ। फिर यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर एक मशीन है, एक बार इसमें देखते हैं क्या सिस्टम है। इंग्लिश, वेलकम, इंसर्ट कार्ड और टैप कॉन्टैक्टलेस। अच्छा, पहले कार्ड टैप करना, उसके बाद होगा आगे का प्रोसेस। कार्ड ले आऊँ पहले। असल में इशू ये हो गया भाई कि हमारे पास कोरोना पड़े हैं जो हमें स्पेंड करने हैं, तो मैंने उनसे जाके बोला, मैं भूल ही गया था, मैं कार्ड जाके टैप करने वाला था, तो भाई ने याद दिलाया कि हमारे पास कोरोना है, उसका क्या करेंगे। तो मैंने जाके भी अंदर उनसे पूछा कि यार हम लोगों को ना कैश में पे करना है, तो वो बोल रहे हैं आप कर सकते हो, बट आप नंबर 5 पे हो। नंबर 5 बेसिकली कॉन्टैक्टलेस या फिर कार्ड से ही पेमेंट होगी वहाँ पर, और अगर आपको कैश देना तो आपको अंदर आके पे करना पड़ेगा। आप नंबर 1, 2, 3, 4 में से किसी पे चले जाओ, फ्यूल अप करो और फिर आके पे कर दो। तो यूरोप का ये सीन मेरे को अच्छा लगता है कि आप पहले फ्यूल अप कर लो, ठीक है, उसके बाद आके पे कर दो जितना भी है, क्योंकि रशिया में, उसके बाद अपना कजाकिस्तान में, और उसके बाद इवन चाइना में, हर जगह बड़ा ही अजीब रूल है यार, सीरियसली। मतलब पहले जाओ, उनको कैश दो और ऊपर कैश दो, फिर फ्यूल अप करो, फिर जो चेंज बचेगा वो वापस करेंगे। तो बंदे को अगर मान लो 3000 वो दे और उसकी गाड़ी में अगर 3100 कुछ आ गया, तो वो 100 कुछ जाके फिर से भरेगा। मतलब 3000 पहले वो भर देगा, फिर 100 कुछ जाके फिर पे करेगा, फिर ऊपर पूरा भरेगा। तो बड़ा ही लंबा प्रोसेस है। इन्होंने देखना कहाँ लगाई है गाड़ी, थोड़ा आगे लगा दो, हमारा भी काम हो जाता है, बट कोई नहीं। चलो, अब यहाँ पे कोई कार्ड टैप या फिर कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा नोजल लगाओ और सीधा फ्यूल अप करना शुरू करो। चलो, अभी तक नहीं फ्यूल अप किया था भाई यूरोप में, सेकंड फ्यूल अप हो रहा हमारी गाड़ी का, क्योंकि नीड ही नहीं पड़ी इतनी। अब जाके चलनी है गाड़ी तो डलवाते हैं। तो बड़ा ही महंगा डीजल है भाई, सीरियसली बताओ, 170 रुपये डीजल। और भाई अब जो वेस्टर्न यूरोप जाएंगे तो वहाँ और महंगा। यूके में तो भाई साहब बैंड बजने वाली है, 200-250 रुपये लीटर डीजल है वहाँ पे। टंकी हो गई है फुल, 49.47 लीटर्स ऑफ फ्यूल आया हमारी गाड़ी में, और हम लोगों को पे करना है 82.54 करोना, इंडियन रुपीज़ में ही हो गया लगभग 8200 रुपीज़। भाई साहब सोचो, कहाँ ये टंकी फुल होती थी इंडिया में 4,500-5 हज़ार, फिर ये चाइना में फुल होती थी, ज़्यादा टाइट कर दिया, ज़्यादा टाइट करनी नहीं चाहिए इसकी लिड ना, क्योंकि गैस बनती है तो अटक जाती है। हाँ, और चाइना में फुल होती थी 3,500-4 हज़ार, कहाँ सीधा 8,500-9 हज़ार। बहुत एक्सपेंसिव है भाई, कोई बात नहीं, चलो पे करते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी में निकाल लिया अपना भरता और राइस, इसका अपना लंच करते हैं। अच्छा है, ऐसे बना के ले आते हैं ना, तो रास्ते में फिर हम लोगों को वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है भाई। कल रात को बनाया था, खा के अभी पेट भर जाएगा, उसके बाद अपना रात तक चल जाएगा। रात को अपार्टमेंट देखा है, वहाँ चल के बना लेंगे, या फिर इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना होगा तो आज रेस्टोरेंट पे खा लेंगे। तो ये सिटी है भाई, इसी सिटी के स्टार्टिंग में पेट्रोल स्टेशन था जहाँ पर हमने फ्यूल अप कराया, वहीं पर हमने अपना लंच वगैरह कर लिया। और बड़ी सिटी यार, H&M देख रहे हो, छोटे सा टाउन है, और यहाँ पर भी H&M है। ये देखो राइट हैंड साइड पे H&M दिख रहा है ना। बेसिकली H&M जो है अपना स्वीडिश ब्रांड है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कितना बड़ा ब्रांड है H&M, सोचो स्वीडन से ही निकला है। तो यहाँ पर छोटे छोटे टाउन्स में भी जैसे छोटे छोटे मार्ट्स होते हैं ना, उसी बेसिस पे यहाँ H&M बना रखा है। बट कल मैं गया था H&M में, तो मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, इंडिया से भी ज़्यादा महंगा है भाई। और ये छोटा सा टाउन है, और यहाँ से अभी भी ओस्लो, जो कि कैपिटल है नॉर्वे की, वो है भाई 284 किलोमीटर्स, लगभग 3.5 घंटे की जर्नी बची है। क्योंकि पहले हमें टाइम दिखा रहा था 6 बजे पहुँचने का, बट अभी फ्यूल अप खाने पीने में लगभग हमने 1 घंटा लगा दिया, गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, तो इस वजह से अब 7 बजे दिखा रहा है अराइवल टाइम। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हमने अपना स्टे ही नहीं बुक किया है, तो स्टे भी बुक करना है अभी रुक के। तो चलो रुक के क्या, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ अभी, तो भाई लोग हैं तो ये लोग देख लेंगे, फटाफट बुक हो जाएगा। तो गोल चक्कर इतने हैं भाई यहाँ पे, कंफ्यूजिंग। मुझे लगा राइट में नीचे आना है, बट नहीं, यहीं से ऊपर से ही गोल चक्कर लेना है। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सामने सनसेट हो रहा है, देखो 3:30 बज रहे हैं अभी, और अभी से ही सनसेट हो गया। मुश्किल से 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे। भाई बॉर्डर, यहाँ पर 2 बोर्ड लगे हुए, नथिंग टू डिक्लेयर एंड गुड्स टू डिक्लेयर, जो कि यूजुअली आपको कस्टम्स पे देखने को मिलता है। अब ये खुलेगा कि नहीं खुलेगा? राइट मोड़ने के लिए बोल रहा है ये। अच्छा अच्छा, यहाँ पे देना पड़ेगा यार। शेंगेन टू शेंगेन में तो नहीं होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यूरोप में। टोल नहीं है ये,
पता नहीं यार क्या सिस्टम है, देखना पड़ेगा एक बार यार। सीरियसली ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। मतलब यूजुअली ये आपका शेंगन टू शेंगन में कुछ होता नहीं है। चलो जी, फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं नॉर्वे में। पीछे बॉर्डर था, पुलिस वालों ने रोका, जो चीज़ें पूछी सब कुछ वो एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। बट वेलकम टू कंट्री नंबर 8 ऑफ नमस्ते अमेरिका, नॉर्वे। नॉर्वे में आप लोगों का स्वागत है भाई। आज हम लोग नॉर्वे में एंटर कर गए हैं, हेडिंग टुवर्ड्स ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। यहाँ से लगभग 1 घंटे की ड्राइव बची है। और पीछे बॉर्डर का एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई पहले तो वहाँ पर बोर्ड था जो कि आपने देखा होगा, डिक्लेरेशन और नॉन डिक्लेरेशन का। तो हम लोग उसी रोड पे गए जिसमें हमें कुछ भी डिक्लेयर नहीं करना था। वहाँ पर जाके सबसे पहले आए पीछे से, उन्होंने पूछा कि कितने लोगों गाड़ी में, हमने बोला 3, तो उन्होंने बोला गाड़ी वहाँ पर आगे लगा लो। फिर हम लोग वहाँ पर गए, फिर 2 पुलिस वाले आए टॉर्च लेके। तो पहले पूरी गाड़ी वाड़ी देखी उन्होंने। तो एक उसमें से कंटिन्यूसली मुझसे बात कर रहा था, कहाँ जा रहे हो, क्या रूट है, क्या पर्पस है ट्रिप का, वगैरह वगैरह। और दूसरा पुलिस वाला गाड़ी में सीधा आके और छानबीन, ठीक है। बट एक चीज़ थोड़ी डिसपॉइंटिंग लगी मुझे, क्योंकि अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग का, लगभग 35 से 40 कंट्रीज जा चुका हूँ और इतने बॉर्डर क्रॉसिंग करी है, ठीक है। बट कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस वाले ने बिना पूछे सीधा हाथ मार दिया हो किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पर तो चलो ठीक है, वो सब ठीक है। जो ग्लव बॉक्स था, ठीक है, सारी चीज़ें खोल के देखी। जो मेरा यहाँ पर वो पड़ा हुआ है साइड में स्लिंग बैग खोल के सारी चीज़ें देखना शुरू, बिना बोले कुछ भी। ऐसा यूजुअली करते ही नहीं है बाहर के पुलिस वाले, इवन इंडिया में भी नहीं करते भाई। अगर एयरपोर्ट वगैरह पे जाओगे ना, तो मतलब लोकल पुलिसमैन जो चल रहे हैं यहाँ पर रोड पे चेकिंग के दौरान, वो तो कुछ भी करते हैं। बट ऑफिशियली अगर आप देखोगे एयरपोर्ट वगैरह पे, तो कोई नहीं करता। आपसे पहले पूछेंगे, परमिशन लेंगे, कहना है, ठीक है। बट पहली बार देखा मैंने कोई फॉरेन में कोई पुलिस ऑफिसर ऐसे करके सीधा आके बैग वैग सब कुछ खोल के आगे पीछे सारी चेन देखने लगे। और भी कुछ देखा था नहीं, हाँ फिर पीछे देखा, ये वाला गेट खोल के देखा था, मतलब वैसे ही देखा था ना। बट बैग नहीं खोलना बनता ना, ये वॉलेट किसी का थोड़ी खोल सकते हो। अब तो चलो भाई उधर से आके देखने लग गया। अगर मान ले मैं अगर अपनी सेफ्टी के लिए सोचूं, मैं कहता हूँ कुछ गलत रख दिया उन्होंने जानबूझ के फंसाने के लिए, फिर वैसे करता नहीं ऐसे कोई, बट फिर भी मुझे अपनी सेफ्टी के लिए तो देखना पड़ेगा ना। या तो मुझे बुलाएं, वो मेरे सामने चेक करें। अगर मैं अकेला होता अभी और जाके चेक कर रहे होते तो मुझे डर ही लगता है ना भाई, क्या कर रहा है अकेला बंदा जाके मेरी गाड़ी में, वो भी मेरा वॉलेट खोल के। मतलब स्लिंग बैग पूरा का पूरा खोल दिया था। चलो कोई नहीं, बाकी उसने पूछा सब कुछ अच्छे से, मतलब स्वीटली बात कर रहे थे, ऐसा कुछ धमका नहीं रहे थे या कोई रूडली बात नहीं कर रहा था, बहुत आराम से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने एंड में पूछा कि कितनी करेंसी लेके जा रहे हो। हमने बोला इतनी ज़्यादा नहीं लेके जा रहे, 800-900 डॉलर्स हैं बस, मतलब वही लगभग 80,000-70,000 रुपये के आसपास, ठीक है। बाकी क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो जाओ, बाकी सेफ ड्राइव और आराम से जाना, वगैरह वगैरह। तो ये था भाई एक्सपीरियंस बॉर्डर क्रॉसिंग का। एक चीज़ और यार बड़ी अमेज करने वाली, कि फर्स्ट टाइम भाई यूरोप में मेरे को शेनिगन टू शेनिगन के बीच में कोई बॉर्डर क्रॉसिंग पे ऐसे वो मिला है कि हाँ आपको बीच में रुकना पड़ेगा और कस्टम डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कभी नहीं मिला यार। इवन मैंने आपसे आज ही बताया था, कल बताया था कि शेनिगन टू शेनिगन ट्रैवल करने में कभी भी नहीं होता, ठीक है। बट फर्स्ट टाइम मिला यार, पता नहीं क्यों था। एक बार सर्च करूँगा मैं ऐसा क्यों है, ऐसा कुछ है नॉर्वे और स्वीडन के बीच में कि क्या है। बट चलो ठीक है, एंटर कर गए हैं भाई कंट्री नंबर 8 नॉर्वे में। एक चीज़ आपको और बताऊँ ना भाई, तो बॉर्डर से अभी ओस्लो जो कैपिटल है नॉर्वे की, वो सिर्फ और सिर्फ 1-1.25 घंटा रह गई है। और आज पूरे दिन की जो हम लोगों की ड्राइव थी वो लगभग 7 घंटे की थी। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉकहोम जो है, मतलब तो मुझे पहले से पता था, बट आप लोगों को बता दूं कि जो स्टॉकहोम है, जो स्वीडन की कैपिटल है, वो नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर से बहुत दूर है और ये पड़ता है सदर्न ईस्ट साइड पे, ठीक है। और जो नॉर्वे की कैपिटल है वो बॉर्डर के बहुत पास है, क्योंकि आज 7 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा में लगा बॉर्डर से ओस्लो पहुंचने में। अभी लगा मतलब लगेगा, और हमको बॉर्डर पहुंचने में स्टॉकहोम से लगभग 5 घंटे लग गए ड्राइव करने के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है भाई कि आज पूरे दिन की जर्नी जो हमारी थी वो मैक्सिमम पार्ट हमने स्वीडन में ही ड्राइव किया। नॉर्वे में सिर्फ 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी। और जब हम लोग परसों यहाँ से वापस निकलेंगे नॉर्वे से, क्योंकि कल हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज देखते हैं क्या प्लान है, अभी चल के चेक इन करेंगे और मन किया तो सिटी सेंटर वगैरह चले जाएंगे, क्योंकि कल का हमारे पास पूरा दिन है ओस्लो या फिर नॉर्वे एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने सोचा कि कल दिन में पूरा जो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस है वहाँ घूमेंगे और रात को सिटी सेंटर वगैरह जाके थोड़ी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अगर मन करता तो करेंगे, ना नहीं, वरना फिर परसों हम लोग जब निकलेंगे तो भी सिर्फ 1 घंटे ड्राइव करेंगे। तो इट मीन्स कि नॉर्वे में हमारी ज़्यादा ड्राइव हुई नहीं भाई, सिर्फ स्वीडन में ही चलानी है हमें ज़्यादातर। ओस्लो सिटी पहुंचने के लिए भाई टनल्स ही टनल्स है, इतनी टनल्स है। अभी बैक टू बैक ये मान लो 7वीं 8वीं टनल होगी और लंबी लंबी टनल्स। और फिलहाल मैप पे मेरा ध्यान गया, तो मैप पे मैंने देखा भाई कि ये देखो, अभी मैं सामने देख रहा हूँ तो आप लोग देख लेना। बेसिकली ये जो टनल्स है ना, ये अंडर वाटर टनल्स थी। मतलब बीच बीच में जहाँ पर ये समुद्र की टेरिटरी है वहाँ पर ये अंडर वाटर है, और नीचे से जाके फिर वापस से ये वाला जो पार्ट है ना, ये देखो समुद्र है, पूरा समुद्र के नीचे से जाके फिर वापस से पूरा सिटी में निकाल दे रही है।
तो इसका मतलब है कि हम समुद्र के नीचे चला रहे हैं भाई गाड़ी। ये टनल पूरी समुद्र के नीचे बनी हुई है। वेलकम टू ओस्लो, द कैपिटल ऑफ नॉर्वे। भाई बड़ा परेशान हो गए हम पिछले लगभग 1 घंटे से। हम अपना होटल बुक कर रहे हैं, अपार्टमेंट बुक कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी बुक करी, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं अलाउ कर सकते। 3 बजे तक था खाली चेक इन। पता नहीं, पहली बार सुना है चेक इन का भी टाइम होता है कि 3 बजे के बाद अलाउ नहीं करेंगे। उसका रिफंड लेने में इतना टाइम लग गया। फिर दूसरी प्रॉपर्टी तो booking.com नहीं चल रहा। फिर मैंने अपने अकाउंट से किया तो फिर वही सेम एरर। फिर भाई के अकाउंट से किया, फिर कार्ड नहीं चल रहा। ऐसे कर करके तब से लगभग 1.5-2 घंटे हो चुके हैं हम लोगों को। और फिलहाल हो गए भाई 8। कहाँ, हमें 6 बजे पहले पहुंचने का टाइम दिखा रहा था, फिर 7 बजे दिखा रहा था, और अब 7:45 हो गए और अभी भी हम लोग नहीं पहुंचे हैं टाइमली। और अब ये समस्या हो गई, अब जो फाइनल हमने बुक किया है वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आज से भाई इतना बेकार दिन जा रहा है। मतलब सोचो, अपार्टमेंट बुक कर लिया, बंदा ही नहीं फ़ोन उठा रहा। वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैसे एक्सेस करेंगे, क्या पासकोड है गेट का, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। अब प्रॉपर्टी पे तो हम पहुँच ही गए। कितना टाइम दिखा रहा, 8 मिनट में पहुँच जाएंगे। अब 8 मिनट में नहीं उठाया तो खड़े रह जाएंगे फिर। अब ये भी प्रीपेड है, पिछले वाले की वैसे ही जो रिफंड आना है 10-11 हज़ार रुपये, वो अब देखो कब आएगा। अब इसके वाले के अलग से 22-23 हज़ार रुपये, ये भी रिफंड वापस कब आएगा। अच्छा हाँ, ये 32 हज़ार की पेमेंट थी भाई। 2 नाइट्स का पर डे 16 हज़ार रुपये का अपार्टमेंट है। 32 हज़ार अब ये भी फंसे। क्या ही बोले भाई, अपार्टमेंट का ना ये सीन बड़ा बेकार है सीरियसली। मतलब ये लोग, अब बताओ शाम के 7:30 हो रहे हैं, 7:30 बजे ये लोग अपने फोन बंद करके सो जाएंगे कि चलो अब कोई आने का ही नहीं है। जैसे फिर से निकल गए भाई यहाँ से। अब हम मेन सिटी ओस्लो सिटी के लिए, बट उससे पहले जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो दूसरी प्रॉपर्टी हमने बुक की थी उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद फिर मैंने वापस से booking.com पे कस्टमर केयर वालों को फ़ोन लगाया, तो वो कह रहे हैं वहाँ से कि हम मतलब ट्राई करते हैं, आधा घंटा रुको। वही सेम चीज़ तो मैंने सुना दिया इस बार। मैंने कहा अभी मैं ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ आधे घंटे से, इतनी देर से मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ ड्राइव करके। आप एंड मोमेंट पे हमेशा ऐसे कर रहे हो, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम ट्राई करते हैं, आपको लाइन पे ही रहो। फिर मेरे को बता रहे कि एक है ऐसे करके कीज़ मिल जाएंगी। बट उतनी देर में मेरे को ना मैसेज आ गया booking.com पे उनकी प्रॉपर्टी की तरफ से। तो वो कह रहे हैं कि हमने 2 महीने के लिए, नवंबर-दिसंबर के लिए प्रॉपर्टी ही अनलिस्ट कर रखी है प्लेटफॉर्म से। आपने बुकिंग कैसे कर दी? मैंने कहा आपने लिस्ट कर रखी है तभी बुकिंग करी है मैंने। तो उन्होंने बोला आप कैंसिल कर दो, हम रिफंड पूरा कर देंगे। सेम वही चीज़ जो पिछली बार हुई। ठीक है, तो अब पहले उसके पैसे फंसे 8-10 हज़ार रुपये, अब इस वाले के 35 हज़ार रुपये करीब फंस गए। अब ये 8-10 दिन में आएंगे जब भी आएंगे। हमने डिसाइड किया भाई अब इस टाइम यहाँ पर फ़ायदा नहीं है अपार्टमेंट, क्योंकि अपार्टमेंट के भाई ऑप्शन ही नहीं है। इतना महंगा हो गया नॉर्वे सीरियसली। ये लोग अभी स्विट्जरलैंड से आए हैं। स्विट्जरलैंड का मुझे याद है जब लास्ट टाइम हम लोग गए थे तब उस टाइम पे पर डे के हिसाब से 5-6 हज़ार रुपये का हमने किया था। नॉर्मल बेसिक सा रूम था वो। ठीक है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है भाई, बट नॉर्वे बहुत महंगा है भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। ये तो पता चल गया मेरे को। मतलब कहते हैं लोग स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और ये अपना फ्रांस वगैरह से महंगी कंट्रीज़ हैं सारी, नॉर्वे, स्वीडन और ये सारी। तो भाई सच है ऐसा, बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आप ये सोचो कि 2 नाइट्स के लिए हम अपार्टमेंट में फ़िल्टर में लगा रहे थे कि हम लोग पे करने के लिए रेडी हैं 20 हज़ार। ठीक है, मतलब 20 हज़ार पर नाइट अपार्टमेंट, जिसमें सिर्फ एक बेडरूम, एक लिविंग रूम, एक सोफ़ा कम बेड और एक डबल बेड मिलेगा। वो भी क्वीन साइज़ बेड है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत तगड़ा ही अपार्टमेंट मिल रहा है। ठीक है, उस केस में भी सिर्फ 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ ही आ रही हैं भाई। वो भी ओस्लो मेन सिटी सेंटर में नहीं आ रही है, सिटी सेंटर से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर आ रही हैं। तो सोचो मतलब कितना एक्सपेंसिव। और वो भी ये पीक सीजन नहीं है। नॉर्वे आने का पीक सीजन समर्स में होता है। ये इस टाइम पे नॉर्वे में अगर कोई आता है तो वो नार्विक वगैरह आता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स दिखती हैं। सिटी सेंटर कौन घूमने आता है? माइनस कितना हो रहा है, -3 डिग्री हो रहा है। ना तो ठीक से घूम पाए ना नॉर्दर्न लाइट्स देख पाए। तो ये अभी ऑफ सीजन चल रहा है, ऑफ सीजन के प्राइसेस हैं ये। सोचो कितना एक्सपेंसिव है। मतलब अभी सुपरमार्केट भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे भी मैं प्राइस देख रहा हूँ भाई साहब, कोई चीज़ 33-34 जो यहाँ की करेंसी है ना, नॉर्वेजियन क्रोन, जिसको मल्टीप्लाइड बाय 8 या 9 करोगे। मतलब बिस्किट का पैकेट 300-300 रुपये का है भाई, चॉकलेट 350-400 रुपये की है। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है नॉर्वे। तो फाइनली हम लोगों ने हार मान के और फिर डिसाइड किया कि अब हम होटल रूम ही ले लेते हैं भाई। कोई ज़रूरत नहीं अपार्टमेंट वगैरह लेने की, हम बाहर ही खाना खा लेंगे। क्योंकि बार बार अपार्टमेंट करने से 2 बार पैसे फंस चुके हैं, वापस से फंसे हैं तो फिर इशू है। तो इससे अच्छा हम होटल रूम ले लेते हैं, बाहर ही खाना खा लेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा रीज़न अपार्टमेंट लेने का यही था कि हम कुकिंग खुद से कर लेंगे, क्योंकि ताकि हम खाने पे इतना स्पेंड भी ना करें और बाहर भी ना खाना पड़े, अपना होममेड इंडियन फूड मिल जाए। बट ठीक है, कोई नहीं, अब कोई ऑप्शन नहीं है तो यही करना पड़ेगा। और शायद से हम लोग ये भी डिसाइड कर रहे हैं कि अगर कल हमने ओस्लो सिटी घूम ली और मन भर गया तो शायद से फिर हम कल रात को यहाँ से निकल जाएंगे। कल हम फेस्टिव नहीं करेंगे,
अभी जो हमने बुकिंग की है सिर्फ 1 नाइट की करी है। आज जाके डिसाइड करते हैं, फिर हम उस केस में क्या करेंगे, कोपेनहेगन जो है ना अपने डेनमार्क की कैपिटल, वहाँ पर हम एक दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा रुक जाएंगे या फिर जर्मनी में रुक जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के जाने तक ना मेरे को थोड़ा सा है कि जब इनकी फ्लाइट है उससे पहले पहले जर्मनी पहुँच जाएंगे इस तरीके से, वरना तो फिर आराम से 2-3 दिन रुक के भी जाते हैं। भले मैं नॉर्वे में नहीं रुकता, क्योंकि अगर इतना एक्सपेंसिव भी है प्लस मैं ऑस्लो अगर घूम चुके हैं तो कोई तुक नहीं बनता कि सिर्फ नाइट में स्टे करूँ मैं कल रात और फिर परसों सुबह जाऊँ। सिर्फ स्टे करने के 10-12-15 हज़ार रुपये देने का कोई लॉजिक नहीं है। तो इस वजह से ये भी कर सकते हैं कि कल पूरा दिन एक्सप्लोर करके रात को खाना वाना खा के और यहाँ से हम निकल जाएँ, ओवरनाइट जर्नी कर लें, ठीक है। और तीनों लोग हैं, तीनों के पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तीनों को ड्राइविंग आती है, तो बढ़िया आराम से होले होले चलाते हुए, क्योंकि सिर्फ 6-7 घंटे की जर्नी है, 6-7 घंटे अपना आराम से ड्राइव करते हुए जाओ और वहाँ पर फिर अर्ली चेक इन के लिए रिक्वेस्ट कर लो किसी से। यहीं पर ही लगा दिए भाई गाड़ी, पहले हम यहाँ लगाने वाले थे, इन भाई साहब ने हमें धोखा दे दिया, इतनी देर से वेटिंग में थे, यहीं खड़े हुए, निकले भी नहीं। और ये है भाई अपना इंडियन रेस्टोरेंट, करी एंड केचप। चलो भाई रेस्टोरेंट दिखाता हूँ भाई आपको कैसा है। इंडियंस तो है नहीं यहाँ पे, सारे फॉरेनर्स ही हैं। तो ये है भाई रेस्टोरेंट, करी एंड केचप, टॉप पे आ रहा था, 4000 से ऊपर इसके रिव्यूज़ हैं, बट भाई इतना एक्सपेंसिव है ना, मैं आपको बता नहीं सकता सीरियसली। मेन्यू शुरू से देखोगे ना भाई, तो जितने भी प्राइजेज़ हैं इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधा सीधा 9 रुपीज़ से, ठीक है। मतलब 1 यहाँ का जो क्रोन है इज़ इक्वल्स टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो ये देखो भाई ये सारे चिकन डिशेज़ हैं। अब चिकन का मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो अपने हिसाब से 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। पाव भाजी इसको 9 से करोगे तो लगभग आ गया 1200 रुपये प्लेट। चलो ये सस्ती है थोड़ी सी, ठीक है। प्रॉन, समोसा चाट, भाई समोसा चाट देखो 149, मतलब कि 1200-1300 रुपये की है समोसा चाट। आ जाते हैं जहाँ पर देखो ये सब टिक्का है सारे के सारे, कबाब्स तो ये 2500, 2700, 3000। इधर बिरयानी देखो भाई 2200 रुपये प्लेट, चिकन बिरयानी 2500-2600 रुपये प्लेट। अब यहाँ पर देखोगे ना करीज़, तो करीज़ टिक्का मसाला, बटर मसाला, शाही कोरमा, कढ़ाई, साग, चेटिनाट बेसिकली साउथ इंडियन की कोई एक करी है। तो इसको आप जिसके साथ भी मिक्स करना चाहते हो, पिकअप प्रोटीन, तो बेसिकली जैसे चिकन पिक करते हो ग्रेवी के साथ तो 259 का है, बीफ या लैम करते हो 269 का है, प्रॉन 269 का है, रेड किडनी बीन्स, चना या फिर पनीर से करते हो 249 का है। साथ ही साथ मीट कितना स्पाइसी चाहिए उसे बता सकते हो। तो नाना करते अगर मैं बोलूँ तो अगर आपको कोई पनीर की डिश चाहिए तो वो लमसम आपको 2300-2400 रुपये की पड़ेगी, बट इस पोर्शन के साथ ये लोग राइस सर्व कर रहे हैं, आपको नान अलग से लेने पड़ेंगे। नान के प्राइसेस देखो भाई, प्लेन नान 600 रुपये, 700 लगभग, बटर नान 700-800 रुपये। तो एक्सपेंसिव है भाई, बहुत एक्सपेंसिव। ना ये देखो 800-800 रुपये के नान है भाई, ए भगवान लूट भाई। रायता भाई 500 रुपये का रायता, राइस 500 रुपये का, मैंगो चटनी 400 रुपये की भाई, चटनी 400 की भाई, कौन खाएगा चटनी चटनी 400 की है भाई। अब समझ जाओ भाई नॉर्वे कितना एक्सपेंसिव भाई, कितना एक्सपेंसिव है। इस ट्रिप से पहले यूरोप में मैं लगभग 18-19 कंट्री ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका था, बट ये अभी तक की मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री है भाई नॉर्वे, सच में। मैं कल प्रॉपर इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ, हाउ एक्सपेंसिव इज़ नॉर्वे फॉर इंडियन पीपल। लिटरली भाई मैंने अभी तक जो सबसे महंगी कंट्री फेस करी थी वो करी थी स्कॉटलैंड में, क्योंकि बहुत महंगा था बहुत, बट ये उसको फेल कर रहा है भाई नॉर्वे। अभी तक जितनी भी नॉर्दर्न कंट्रीज़ में गया ना, एस्टोनिया, फिनलैंड, फिर स्वीडन और अभी ये नॉर्वे, ये कंटिन्यूसली ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में महंगी होती गई हैं। यहाँ पे स्टे नहीं मिल रहा भाई, मैंने आपको बताया। अभी बताओ खाने में भी ऐसी आग लगी हुई है। कोई नहीं, चलो कल अच्छे से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो ये आ गया भाई खाना, और फटाफट हमने टेस्ट किया, क्योंकि एक और ऑर्डर करनी थी हमें ग्रेवी, तो उन्होंने बोला आप टेस्ट कर लो पहले कैसी है। तो भाई टेस्ट ओके है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बेकार नहीं है, थोड़ा सा मीठा सा लग रहा है। और इस वजह से हुआ क्योंकि ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट्स जो होते हैं ना बाहर, तो फोकस करते हैं यहाँ के क्राउड के ऊपर, क्योंकि यहाँ के क्राउड को अगर इंडियन टेस्ट खिला दिया तो भाई वो मुँह सूझ जाएगा, उनका इतना तीखा होता है। हमारे लिए नॉर्मल होता है, इनके लिए बहुत एक्सपेंसिव तीखा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा स्वीट टेस्ट रखते हैं। चलो भाई डिनर हो गया हमारा, करी एंड केचप पे निकल रहे हैं अब यहाँ से होटल। गेट नहीं खुला ना, हाँ। बिल आया भाई यहाँ पर 6000 इंडियन रुपीज़। भरा पेट भरा पेट ऐसा डोसा अगर तू लेता ना जिसको डोसा खाना था, इतना छोटा सा डोसा भाई 2000 का रहने का। और क्या डोसा वो इसकी नजर लगी है, मुझे लग रहा है इसकी नजर लगी है भाई। नहीं भाई तेरा डोसा नहीं दिलाया अरे 2 दिन बाद जा रहा है भाई, खा लियो जाके डोसा आराम से। खा लेंगे, वो वेस्ट हुआ ना, वो खा
तो यार पता थोड़ा अभी अच्छा होता तो फिर ये नहीं कहता कि अच्छा आ गया। ये है भाई हमारा होटल हाई ओस्लो और ये हमारी पार्किंग रिसीट हम लोगों को मिली है। ये पार्किंग रिसीट डैशबोर्ड पे रखनी है और इसी की हेल्प से फिर हमें अलाउड है यहाँ पे पार्किंग। बैग वगैरह सारे निकाल लिए। चल के मैं गाड़ी लगा आता हूँ पहले। होटल का सिस्टम बड़ा अजीब रहता है यार यूरोप में। 10 बजे चेकआउट है, बेडशीट दे दी हाथ में, टॉवल दे दी हाथ में कि जाओ और खुद से बिछाओ, ठीक है, और सुबह चादर निकाल के और फिर एक बाहरी लॉन्ड्री बैग होगा उसमें रख के फिर वापस आओ। बताओ 10,000 रुपये का एक रूम बुक किया हम लोगों ने, 10,000 रुपये पे किए एक रूम के और उसमें बेडशीट भी हमें खुद से बिछानी। तो आप सोच सकते हो 10,000 रुपये का रूम बुक किया हमने यहाँ पे और उसमें भी बेडशीट हमें खुद से बिछानी है और वापस से सुबह हटा के बेडशीट फिर मेरे को चेकआउट करना है। सीरियसली भाई बहुत ही अजीब सिस्टम है भाई यहाँ पर। अब तो हद ही हो गई है भाई सीरियसली। ये देखो रूम देख लो, यहाँ छोटा सा रूम है, यहाँ पर एंट्री लेते लेफ्ट हैंड साइड पे ये छोटा सा वॉशरूम है, पैर रखने की जगह नहीं। इधर वॉश बेसिन, इधर मैं थका हारा बैंड बजी पड़ी हुई, इधर छोटा सा शावर एरिया। इधर एंट्री लेते ही छोटा सा पतला सा ये एक सिंगल बेड दे रखा है। यहाँ पर एक ये शेल्फ भी देख रहे हो, इसमें पैसे बचत कर रही है। इधर से भी खुला हुआ है इधर से भी यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना ये वाइट बोर्ड, ये वाइट बोर्ड नहीं है। 2-3 कुर्सी के साथ एक दीवार पर 2 कुर्सियां हाँ 2 कुर्सियाँ हैं यहाँ पे और 3 कुर्सियाँ ये वाली हैं। इस पे ये पता नहीं इसका मकसद क्या है। कपड़े टांगने के लिए। अच्छा क्या कुर्सियां, ये तकिया है, ये तकिया है ठीक है। और सबसे बड़ी बात लाइटिंग नहीं है पूरे रूम में, सिर्फ ये 2-3 बल्ब है बस जिनसे आप देख सकते हो। इधर पूरा अंधेरा है, ये रुको ये देखो बिल्कुल एकदम उजाला नहीं है। और यहाँ पर एक ये बेड और दूसरा बेड ये देखो, इसको खोलो ऐसे करके, ओहो ये है अपना दूसरा बेड। इस पे इन्होंने एक क्विल्ट और एक तकिया हल्की सी अलग से दे रखी है। और चादर कहाँ है, चादर और टॉवल हम लोगों को अलग से दी गई है खुद से। ओह करंट लगा भाई, भयंकर करंट लगा ठीक है। इस पे बिछाओ खुद से और फिर सो। तो ये है भाई कुछ रूम। और ये रूम हम लोगों को पड़ा है मात्र 10,000 रुपये, सिर्फ 10,000 इंडियन रुपीस। तो समझ जाओ भाई नॉर्वे कितना एक्सपेंसिव है। मिल गया भाई, सही तो कह रहा हो, सोने की जगह मिल गई वही बहुत है। 2 बार बुकिंग कर चुके हैं। नाना करते हैं मान लो 35,000 वो 10,000 वो 45,000 रुपये स्पेंड कर दिए और 10,000 का ये 55,000 रुपये देने के बाद हमें ये जगह मिली है जिसमें से हमें 45 आ जाएंगे रिटर्न, वो अलग बात है। रात के हो रहे हैं भाई 11:44 और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अपनी एडिटिंग कंप्लीट। आंखों में नींद भरी पड़ी है और कल यहाँ पे चेकआउट है 10 बजे और सुबह ब्रेकफास्ट भी करना है क्योंकि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे यहाँ। सुबह कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला होगा तो 12 बजे तक भूखे घूमना पड़ेगा, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी उठना है। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दे। मेरे चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। साथ ही साथ भाई नेक्स्ट वीडियो चेकआउट मत करना। मैं कल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कल की वीडियो शूट करने के लिए आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। सो सी यू।